परिश्रम का सम्मान है। इसलिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पेंशन योजनाएं और मजबूत हों। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को अपने अधिकारों के लिए दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से आपके दस्तावेज, आपकी सेवा इतिहास और आपकी पेंशन सब कुछ आपकी मुट्ठी में मोबाइल पर उपलब्ध हो रहा है। ब्रोड्स और बहनों जिनके पसीने ने इस देश की अर्थव्यवस्था को गति दी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें केवल 1000 की न्यूनतम पेंशन पर गुजारा करने के लिए छोड़ दिया गया। आज उसी पीढ़ी के लिए एक ऐसा फैसला धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है जो सिर्फ कागजी घोषणा नहीं बल्कि इज्जत के साथ जीने की एक नई शुरुआत है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रतिमाह करने पर सहमति बनी है और इसे महंगाई भत्ता यानी डीए से जोड़ने का ढांचा भी स्वीकार किया गया है। 1995 में लिए गए फैसलों के आधार पर यह नई पेंशन व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से देश भर के पेंशन भोगियों के बैंक खातों तक पहुंचनी शुरू हो चुकी है या पहुंचने जा रही है। यह बदलाव किसी आम सरकारी नोटिफिकेशन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। यह उन करोड़ों मेहनतकश लोगों की जीत है जो सालों से धरने, प्रदर्शन, बैठकों और झापनों के जरिए अपनी आवाज उठाते रहे, जिनके जीवन का सुनहरा समय निजी क्षेत्र की सेवा में लगा दिया और बदले में बुढ़ापे में महज 1000 की पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर रहे। आज के दौर में 1000 में क्या होता है, हमारे ज्यादातर दर्शक और सब्सक्राइबर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कमरे का किराया, बिजली, पानी का बिल, दाल चावल, गैस सिलेंडर और ऊपर से दवाइयां, इन सबके बीच 1000 की पेंशन किसी कटु मजाक से कम नहीं लगती थी। कई पेंशन भोगी तो अपने बच्चों या रिश्तेदारों पर पूरी तरह आश्रित हो गए थे, जबकि उन्होंने पूरी जिंदगी आत्मनिर्भर रहकर काम किया था। न्यूनतम पेंशन को 7500 प्रतिमाह तय करना और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ना इन बुजुर्गों के लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, आत्मसम्मान की वापसी है। जरा सोचिए, यदि महंगाई भत्ते की दर लगभग 50% के आसपास रहती है तो 7500 100 प्रतिमाह की मूल पेंशन पर कुल पेंशन राशि लगभग 10,250 मासिक तक जा सकी। साधारण गणित है, 7500 का 50% यानी 3750 और दोनों को जोड़ दें तो 10,250। इससे हर महीने के बजट में कितनी बड़ी राहत आ सकती है, इसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जो आज तक छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी 10 जोड़कर खर्च करने को मजबूर रहा हो। आप में से जो साथी और सब्सक्राइबर वर्तमान में पेंशन ले रहे हैं वे जरूर कमेंट में लिखें कि अभी उन्हें कितनी पेंशन मिलती है और 7500 न्यूनतम पेंशन और डीए के जुड़ने से उनके जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। अब आसान भाषा में समझते हैं, यह कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 असल में है क्या और इसका आधार कैसे तैयार होता है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत वर्ष 1995 से लागू है। इसका मकसद संगठित निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देना है जिनके वेतन से भविष्य निधि यानी पीएफ काटा जाता है। जब कोई कर्मचारी नौकरी करता है तो उसके मूल वेतन का 12% हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा होता है। इसी तरह नियोक्ता यानी कंपनी की तरफ से भी 12% अंशदान किया जाता है। इस नियोक्ता वाले 12% में से 8.33% हिस्सा सीधे कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में ट्रांसफर हो जाता है। यही वह राशि है जो सालों तक जमा होकर आगे चलकर आपकी मासिक पेंशन की नींव बनती है। मूल विचार यही था कि नौकरी के दौरान जमा होने वाला यह फंड रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित और सम्मानजनक पेंशन के रूप में वापस मिले। समस्या यह रही कि समय के साथ महंगाई आसमान छूती रही, लेकिन न्यूनतम पेंशन 1000 पर जमी रही। पेट्रोल डीजल से लेकर गैस सिलेंडर, दाल सब्जी और दवाइयों तक सब कुछ कई गुना महंगा हो गया, लेकिन पेंशन की रकम वही की वही रही। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ते गए। कई लोगों को महीनों तक लगातार दवाएं और टेस्ट कराना पड़ता है, लेकिन पेंशन का अमाउंट नहीं बढ़ा। यही वो विसंगति थी, यही वो अन्याय था जिस पर सालों से सवाल उठ रहे थे। और अब जाकर न्यूनतम पेंशन 7500 करने और उसे डीए से जोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसका मतलब यह है कि पेंशन की यह बढ़ोतरी केवल एक बार की घटना नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में महंगाई के अनुरूप इसमें लगातार समायोजन संभव होगा। अब बात करते हैं कि यह लाभ किन लोगों तक पहुंचेगा और इसके लिए क्या मूल शर्तें रखी गई हैं। ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम 7500 की मासिक पेंशन पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य रहे हों और आपके नाम से ईपीएफ खाते में नियमित रूप से अंशदान जमा होता रहा हो। दूसरी अहम शर्त यह है कि आपकी सेवा कम से कम 10 वर्ष की होनी चाहिए। 10 साल से कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन का यह लाभ नहीं मिलता। तीसरी शर्त सेवानिवृत्ति की आयु से जुड़ी है। सामान्य परिस्थितियों में पेंशन शुरू होने की न्यूनतम आयु 58 वर्ष निर्धारित है। कुछ विशेष मामलों जैसे स्थायी विकलांगता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि में अलग अलग नियम और प्रक्रियाएं लागू हो सकती हैं, लेकिन सामान्य नियम 58 वर्ष की आयु ही है। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन और ईपीएफ खाता पूरी तरह सक्रिय और अपडेटेड हो। आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और अन्य केवाईसी विवरण इस खाते से ठीक प्रकार से लिंक होना चाहिए। बहुत से पेंशन भोगी या भावी पेंशन भोगी इन तकनीकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर पेंशन रुकने, देर से आने या कम राशि आने की सबसे बड़ी वजह अक्सर यही अधूरी केवाईसी और गलत जानकारी होती है। जो साथी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं वे अपने आसपास के बुजुर्ग पेंशनरों और अपने परिवार के उन सदस्यों की मदद जरूर करें जो मोबाइल या कंप्यूटर चलाने में सहज नहीं है। हमारे कई पुराने सब्सक्राइबर पहले से जानते हैं कि समय पर केवाईसी अपडेट ना करने का नुकसान कितना भारी पड़ सकता है। अब दस्तावेजों की बात करते हैं। जब भी आप पेंशन से संबंधित कोई दावा दायर करना चाहें, कोई सुधार करवाना चाहें या कोई शिकायत दर्ज करानी हो तो आपके पास कुछ बुनियादी कागज जरूर होने चाहिए। इनमें सबसे पहले आपका यूएएन नंबर, ईपीएफ की पासबुक या हालिया स्टेटमेंट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो बैंक पासबुक जिसमें पेंशन आती है, और यदि
यदि जरूरत पड़े तो आपकी सेवा अवधि से जुड़े प्रमाण पत्र जैसे नियुक्ति पत्र, सर्विस बुक की प्रविष्टियां या रिलीविंग लेटर शामिल हो सकते हैं। यदि ये सारे दस्तावेज पहले से एक फाइल में व्यवस्थित होकर रखे हों तो चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से शिकायत या दावा करें या फिर किसी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाएं, आपका काम तेजी से और बिना ज्यादा बहस के हो सकता है। आज ज्यादातर प्रक्रियाएं डिजिटल हो चुकी हैं। ईपीएफओ पोर्टल, उमंग ऐप और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं की मदद से घर बैठे बैठे कई काम पूरे किए जा सकते हैं। जो साथी स्मार्टफोन या लैपटॉप का बुनियादी इस्तेमाल कर लेते हैं वे न केवल अपना काम आसान कर सकते हैं बल्कि अपने आसपास के कम जानकार बुजुर्गों के लिए भी एक सहारा बन सकते हैं। कई बार एक साधारण ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद करके भी आप किसी की पूरी पेंशन व्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं। यह सामूहिक सहयोग हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमारे इस चैनल भारत लूप के सब्सक्राइबर हमेशा से इस भूमिका को बखूबी निभाते रहे हैं। जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया में भी बड़ा परिवर्तन आया है। पहले हर साल बैंक, डाकघर या सरकारी दफ्तर की लंबी कतारों में खड़े होकर यह साबित करना पड़ता था कि पेंशन भोगी जिंदा है, तभी आगे भी पेंशन मिलती रहेगी। कई बुजुर्गों के लिए यह प्रक्रिया बेहद थकाऊ और अपमानजनक महसूस होती थी। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा ने इस पूरी प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है। अब मोबाइल फोन या लैपटॉप के जरिए घर बैठे ही चेहरा स्कैन करके जीवन प्रमाण पत्र भेजा जा सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से उन बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो चल फिर नहीं सकते या जिन्हें बार बार बैंक तक जाना मुश्किल लगता है। यदि आप में से किसी साथी या सब्सक्राइबर ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा का उपयोग करके घर बैठे प्रमाण पत्र जमा किया हो तो कृपया कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें ताकि दूसरे लोग भी इस नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित हों। पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया को लेकर भी ईपीएफओ लगातार ढांचा मजबूत कर रहा है। कई कार्यालयों में यह लक्ष्य रखा गया है कि पेंशन के दावों की प्रारंभिक स्वीकृति, दस्तावेजों का सत्यापन और आवश्यक औपचारिकताएं अधिकतम 15 दिनों के भीतर पूरी की जाएं। पहले जो काम महीनों तक चलता रहता था उसे अब निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की दिशा में काम हो रहा है। कोशिश यह है कि पेंशन भोगी को दफ्तरों के चक्कर कम से कम लगाने पड़े और अधिकारी भी स्पष्ट जवाबदेही के साथ काम करें। इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि हर महीने एक निश्चित तारीख, आमतौर पर महीने का पहला दिन या पहला सप्ताह, पेंशन की राशि अपने आप आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा हो जाए बिना किसी अतिरिक्त आवेदन या याद दिलाने के। जिन पेंशन भोगियों की केवाईसी पूरी है और जिनका आधार, बैंक खाता और यूएएन एक दूसरे से ठीक तरह लिंक है, वहां यह सिस्टम सबसे सुचारू रूप से काम करता है। इसीलिए बार बार यह सलाह दी जाती है कि समय समय पर अपने यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करके अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, बैंक की डिटेल और अन्य जानकारी जरूर चेक करते रहें। यदि कहीं कोई छोटी मोटी गलती दिखे जैसे स्पेलिंग की गड़बड़ी या गलत खाता नंबर तो उसे तुरंत सही करवाएं। आवश्यकता पड़ने पर अपने पुराने नियोक्ता के एचआर विभाग या नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें, लेकिन बात हमेशा लिखित रूप में और दस्तावेजों के साथ रखें। शिकायत निवारण की बात करें तो अब ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि आपकी पेंशन में देरी हो रही है, कम राशि आ रही है या कोई तकनीकी गड़बड़ी दिख रही है तो केवल नाराज होकर बैठ जाने से लाभ नहीं होगा। आपको एक औपचारिक शिकायत दर्ज करानी चाहिए जिसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है। उस रेफरेंस नंबर को सुरक्षित रखें और समय समय पर उसकी स्थिति चेक करते रहें। हमारी यही सलाह रहती है कि बहस से ज्यादा असर कागज और रिकॉर्ड की भाषा में होता है। जब आप पूरी तैयारी के साथ अपने अधिकार की बात रखते हैं तो व्यवस्था भी मजबूर होकर आपकी बात सुनती है। अब जरा उस संभावित अतिरिक्त बढ़ोतरी की चर्चा भी कर लेते हैं जो आने वाले वर्षों में महंगाई समायोजन के रूप में देखी जा सकती है। कई अर्थशास्त्री और पेंशन विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि आगे भी समय समय पर पेंशन राशि में औसतन 10 से 15% तक का महंगाई समायोजन जारी रहता है तो 7,500 की यह न्यूनतम पेंशन वास्तविक रूप से 8,500 से 9,000 के बीच पहुंच सकती है। उदाहरण के लिए यदि 7,500 पर 15% की वृद्धि जोड़ दी जाए तो अतिरिक्त राशि 1,125 बनती है और कुल पेंशन लगभग 8,625 हो जाती है। यह केवल एक उदाहरण है, लेकिन इससे यह समझना आसान हो जाता है कि डीए और अन्य संशोधनों का संचय प्रभाव अगले कुछ वर्षों में बुजुर्गों के हाथ में आने वाली वास्तविक राशि को कितना बढ़ा सकता है। यह भी समझना जरूरी है कि यह पूरी व्यवस्था तभी सार्थक बनेगी जब हर पात्र पेंशन भोगी को उसका हक समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले। नियम बदलने, नोटिफिकेशन जारी होने और घोषणा करने भर से बात पूरी नहीं होती। असली सफलता तब होगी जब किसी छोटे शहर या गांव में बैठे उस बुजुर्ग के खाते में भी 7,500 न्यूनतम पेंशन के साथ डीए जुड़कर समय पर पहुंचे, जिसे आज तक 1,000 पेंशन के लिए भी कई बार चक्कर काटने पड़े हैं। हमारे इस चैनल भारत लूप के नियमित दर्शक और सब्सक्राइबर इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कागज पर मिलने वाले अधिकार और जमीन पर पहुंचने वाले लाभ के बीच अक्सर लंबी दूरी होती है और इस दूरी को कम करने का काम जागरूक नागरिक ही करते हैं। आप सभी से एक अनुरोध है, इस जानकारी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनलों, स्थानीय यूनियन समूहों और सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा पेंशन भोगियों तक पहुंचाएं। बहुत से लोग आज भी ईपीएस 95 के नियमों, नई न्यूनतम पेंशन डीए के प्रभाव, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया से पूरी तरह अनजान हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के जीवन में बड़ी राहत पहुंच जाए। जो साथी पहली बार इस विषय को समझ रहे हैं वे भी चाहें तो इस चैनल भारत लूप से जुड़कर भविष्य में पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़ी छोटी बड़ी हर जानकारी समय पर प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे जागरूक सब्सक्राइबर ही इस पूरी जन अभियान को मजबूती देते हैं। अंत में एक बार फिर उन सभी बुजुर्ग पेंशन भोगियों को प्रणाम जिन्होंने दशकों तक इस देश की सेवा की और फिर भी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। 1,000 से 7,500 और उस पर डीए जुड़ने तक का यह सफर आसान नहीं
नहीं था, लेकिन यह साबित करता है कि यदि आवाज संगठित हो, तर्क मजबूत हो और संघर्ष लगातार जारी रहे तो व्यवस्था को बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर लिखें। आपकी उम्र, आपकी सेवा, आपको अभी कितनी पेंशन मिल रही है और नई व्यवस्था से आपको कितनी राहत महसूस हो रही है। आपकी यह कहानी दूसरे पेंशन भोगियों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। समय समय पर अपने दस्तावेज चेक कीजिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। जय हिंद।